चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति का लेक्चर नंबर 19। तो आशा है कि आप जो है पहले पढ़ के आए होंगे, सारे पिछला इतना लेक्चर होगा एनसीईआरटी आप पढ़ के आए होंगे। क्योंकि जो है मैंने आपसे कहा था कि वो इंपॉर्टेंट है कि आप सारे एनसीईआरटी जो है मेरे साथ कंप्लीट करते चलें। सारे फॉर्मूले जो है आप मेरे साथ पढ़ते चलिए। पिछले में हमने फोटो सेल पढ़ा था, तो पिछले लेक्चर में हमने फोटो सेल कंप्लीट किया था। उससे पहले हम जो है उसकी तरंग प्रकृति के बारे में पढ़ रहे थे, द्रव की। तो हम उसी को कंप्लीट करेंगे। एक्चुअली जो है एनसीईआरटी में बीच में फोटो सेल दिया हुआ था, तो मैंने उसको बीच में कंप्लीट कर दिया, वरना तो मैं उसको एंड में करा था। तो मैंने अगर दिया है तो मैंने उसके फ्लो के हिसाब से जो है, अगर आप जो है मेरे साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको जो है फ्लो मिल जाए, इसलिए मैंने वो साथ में ही करा दी। ताकि हम वापस जब नहीं जो है फुल सेट कंप्लीट हो गया तो वापस से अपने तरंग प्रकृति पे जो पढ़ रहे थे हम उसी वापस आ जाते हैं। तरफ की तरंग प्रकृति को जो है हम आज आगे पढ़ेंगे। तो आशा है कि आप सारे फॉर्मूले वगैरह ग्राफ वगैरह जो है पूरी रीडिंग एनसीईआरटी की करके आइएगा, आए होंगे। क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि अगर आप एनसीईआरटी की रीडिंग करके आएंगे तो आपको लेक्चर समझने में बड़ी आसानी होगी। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अब जैसे ये देखिए, स्पष्टता समीकरण 11.5 के द्वारा जो अपना ये तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, एक ज्यादा भारी कण बड़ा जिसका जो है द्रव्यमान है, अथवा अधिक ऊर्जा कण जिसका बड़ा वी है, वी जो है चाल होती है, तो जिसकी चाल बड़ी है और जिसका द्रव्यमान बड़ा है, उसके लिए जो है तरंग दैर्घ्य की वैल्यू क्या आएगी, हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? एच बटा पी। पी संवेग है जिसमें, पी की वैल्यू क्या है? एम गुणे वी। एम जिसमें द्रव्यमान है और वी जो है जिसमें चाल है। तो इसमें जो है हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें एक चीज जो गौर करने वाली वो ये है कि जो अपना तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, वो जो है मास से उल्टा है। अगर मास को आप जो है बढ़ाएंगे तो जो है लैम्डा कम होगा, और अगर आप चाल को भी बढ़ाएंगे तो भी अपना जो है तरंगदैर्घ्य कम होगा। तो कहने का मतलब है, इन दोनों को अगर आप बढ़ाओगे तो अपना तरंगदैर्घ्य जो है वो कम होगा। तो ये क्या समझना आप चाहिए कि अगर आपके पास ज्यादा द्रव्यमान है और आप ज्यादा चाल से चल रहे हैं, तो यही समझ के चलिए कि आपका जो है ये अपना द्रव्यमान, सॉरी क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य जो है वो कम होगा। देखिए, अपन एनसीईआरटी देखेंगे उसमें क्या दिया, उसमें कैसे कैलकुलेट किया है। तो देखिए, तो या तो आप इसको डायरेक्ट जो है पी की वैल्यू जो है अलग से निकाली है इन लोगों ने, लेकिन अलग से निकालने की वैसे जरूरत थी नहीं। अगर अपन चाहें तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में ही पुट कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है अपना लेमडा, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, छोड़िए। तो लेमडा बराबर जो पी की जगह जो है, इस पी की जगह अगर आप एम बी भी लिख सकते हैं। एम एम वी इसकी जगह लिख सकते हैं। उसके बाद क्या आप इसके डायरेक्ट में जो है डायरेक्ट जो है एम बी की वैल्यू रख सकते हैं, और अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आप कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अलग से करने में भी क्या दिक्कत है। इन लोगों ने अलग से सबसे पहले तो है जो संवेग पी की वैल्यू निकाली, जिसको एम गुणा वी किया। और ये जो है कि जब है, उदाहरण के लिए एक 0.12 केजी द्रव्यमान की गेंद जो 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, कि द्विध्रुवीय तरंग दैर्घ्य का सरलता से परिकलन किया जा सकता है। तो ये इसमें ये दे देखना चाह रहे हैं कि 0.12 केजी द्रव्यमान की जो है एक जो है गेंद है, जो 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। मतलब इनके पास जो जो उसका द्रव्यमान है वो भी ज्यादा है, और उसकी जो है गति भी ज्यादा है। उसका जब हम लोगों ने इसमें वैल्यू रखी, जो पी जो संवेग की वैल्यू है वो आई 2.4 केजी मीटर पर सेकंड। जब हमने उसको इसमें फॉर्मूले में रखा, तो हमने ज्ञात किया कि जो तरंग दैर्घ्य की वैल्यू आई वो आई 2.76 और 10 की घात -34 मीटर। -34, मतलब इतना कम तरंग दैर्घ्य, इतनी कम जिसको जो है हम माप ही नहीं सकते। तो इसको मापना ही अपने आप में एक बहुत कठिन काम है। तब देखिए कि अगर आप ज्यादा द्रव्यमान के हैं और अगर आपकी गति ज्यादा है, तो कितना मुश्किल जो है वो है आपके लिए जो है इसको निकालना, तरंग दैर्घ्य को। चलिए देखते हैं आगे। तो यह तरंग दैर्घ्य इतनी छोटी है कि यदि कि यह किसी मापन की सीमा से बाहर है, इसको आप माप ही नहीं सकते, ये मापन की ही सीमा से बाहर है।
जिसको मापना ही अपने आप में एक कठिन काम है। तो यही कारण है कि स्थूल वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन में तरंग सदृश गुण नहीं दर्शाते। दूसरी ओर अब परमाणविक डोमेन, जिसको सब एटॉमिक डोमेन बोलते हैं, में कणों का तरंग लक्षण महत्वपूर्ण है तथा मापन के योग्य है। समझे आप इस बात? कि जो है सब एटॉमिक यूनिट जो जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इनका जो है द्रव्यमान कितना कम होता है। जितना कम इनका द्रव्यमान होता है उतनी जो है ज्यादा इनकी जितना कम इनका द्रव्यमान, कम इनका जो है वो द्रव्यमान होता है, उतनी ही कम इनकी जो है वो भी होती है गति। तो जब इनकी गति और द्रव्यमान कम होते हैं तो इनकी तरंग दैर्घ्य जो है वो बहुत ज्यादा होती है, उसको हमारा आसानी से माप पाते हैं, उसको आसानी से जो है हम पढ़ पाते हैं, उसके बारे में जो हम पूरी स्टडी कर पाते हैं। तो जैसे कि नीचे दिया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान जिसका m है, और आवेश आवेश जिसका e है। जैसे कि आपने पहले पढ़ा भी होगा, मुझे आशा है कि आपने पढ़ा होगा। रुकिए जरा, आपने ये पढ़ा होगा। रुकिए जरा, पेन सेलेक्ट कर लूंगा। हाँ, तो इसका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, वर्क डन जिसको बोलते हैं, W बराबर Q गुणे V। और इस केस में Q की जगह क्या है, E है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के लिए देख रहे हैं, इसलिए V गुणे E इस केस में हो जाएगा। तो पूरा क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान m है और जिसका आवेश e है, जिसे विराम अवस्था में एक विभव v द्वारा त्वरित किया जाता है। अब विचार करें, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के इस पर विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य v गुणे e के बराबर होगा। तो ये बात नॉर्मल है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए, तो ये जो है कुछ मैंने दिखाए आपको सामने, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो एनसीईआरटी में दिए हैं, इनको बनाया है तरह तरह के तरीके से। आज हम इसको और देखेंगे। अब सबको पता है कि के बराबर ई गुणे वी होता है, जो मैंने अभी हाल आपको बताया। जो डब्ल्यू है वो के की बराबर ही होता है। तो यहाँ के जो है वो क्या है, उसकी वैल्यू होती है हाफ एम बी स्क्वायर, सबको पता है। अब इसको ये कैसे लिख दिया, तो चलिए इसको इसको हम देखते हैं। ये था, तो हमने क्या किया, इसका गुणा किया एम बटा एम से। एम बटा एम क्या है, वो तो वन ही हो गया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा गुणा करने पे। एम बटा एम से हमने जब इसको गुणा किया, तो क्या आंसर क्या आएगा, 1/2 एम गुणा एम क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर। वी स्क्वायर है ही, तो नीचे क्या आ जाएगा, एम, 2m। अब एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर को लिख देते हैं अपन एम बी का होल स्क्वायर, नीचे लिख देते हैं एम। तो देखिए, पहले भी हम आपको बता चुके हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो संवेग पी होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, एम गुणा वी। तो इसको मैंने ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बटा 2m। जस्ट वही लिखा है, लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आया। तो पहले कुछ नहीं, पहले हम इसको दो दो ही साइड एम से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एम स्क्वायर वी स्क्वायर को जो है एम एम बी का होल स्क्वायर लिख देंगे, और फिर एम बी को हमको पता है पी है, तो डायरेक्ट हम उसको पी प्लॉट करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ से क्या है कि कुछ नहीं है, जो हमारा जो वैल्यू आई थी, पी स्क्वायर अपॉन 2m बराबर के। तो इसमें क्या करते हैं, 2m को ऊपर ले जाते हैं, दाएं ओर, 2m के। अब दोनों साइड जो है अपन रूट ले लेते हैं। ये स्क्वायर है तो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, p बराबर
तो रूट के अंदर 2m k। ये बहुत ही जरूरी फॉर्मूला है, और यह अब आपके काम भी आएगा, तो इसको याद रखिएगा। 2m k, और k की जगह क्या लिख सकते हैं, मी भी, जो हम अभी पढ़ के आए, क्यों लिख सकते हैं। तब इलेक्ट्रॉन का देब्री तरंग दैर्घ्य लैम्डा होगा, जिसको दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। होगा वो कितना होगा, h/p, और p में जो वैल्यू है वो 2m k रख सकते हैं, या फिर 2m ev भी रख सकते हैं, क्योंकि k की वैल्यू ev ही होती है। तो चाहे हम k रख दें चाहे ev रख दें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इधर से जो है दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य जो है उसकी वैल्यू ये होगी। h, m तथा e जो है कि संख्याएक मान को स्थानापन्न करने के लिए हमने निम्न मान पाते हैं। स्थानापन्न, सॉरी। तो क्या होता है कि एम एच की जो है वो वैल्यू हमें पता है, और जो है हमें ई की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है 1.6 × 10⁻19 हमको पता है, एम हमको पता है। तो हमने जब उसकी वैल्यू रखी तो वो ये आती है। इसको अगर आप डायरेक्ट याद कर पाते हैं तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इतना सब करने से अच्छा है उसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। हो सकता है कि एग्जाम में आए तो आपको पहले इसमें वैल्यू रखनी पड़े इलेक्ट्रॉन की, उसके मास के, और बहुत लंबा चला जाएगा प्रश्न। तो डायरेक्ट आप इसमें यहाँ वैल्यू रख के जो है ये निकाल सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि 1.227 अंडर रूट में क्या लिखा है, v नैनोमीटर। तो ये आपको याद रखना है कि ये कैसे आया, और इसको याद रखेंगे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में इसको जो है लगा पाएंगे। तो बाद में हम कुछ देखेंगे भी जो है उदाहरण इसके, जिसमें जो है फॉर्मूला डायरेक्ट लग रहा हो। अगर समय हमको अनुमति देगा तो हम जरूर जरूर इसको देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जहां भी त्वरक विभव का वोल्ट में मान है, 120 वोल्ट त्वरक विभव के लिए समीकरण 11.11 से जो है तरंग दैर्घ्य बराबर 0.112 नैनोमीटर प्राप्त होता है। यह तरंग दैर्घ्य उसी कोटि की है जितनी दूर क्रिस्टलों में परमाणुीय तलों के बीच होती है। तो ये जो है ठीक ठाक जो है तरंग दैर्घ्य जिसको हम माप सकते हैं कम से कम। इससे यह संकेत मिलता है कि एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ी पदार्थ तरंग को एक्स किरण विवर्तन जैसे क्रिस्टल विवर्तन प्रयोगों में परखा जाता है। हम अगले अनुभव में दे ब्रोगली की परिकल्पना के प्रयोग परीक्षण का वर्णन करेंगे। इलेक्ट्रॉन की तरंगीय प्रकृति की खोज के लिए दी ब्रोगली को 1929 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो द्रव्य तरंग चित्रण ने हाइजेनबर्ग के अनिश्चित सिद्धांत को परिष्कृत रूप में समाविष्ट किया। इस सिद्धांत के अनुसार एक ही समय पर किसी इलेक्ट्रॉन अथवा कोई और कण की स्थिति एवं संवेग दोनों को परिशुद्ध रूप से मापना असंभव है। ये उन्होंने बताया। तो हमेशा ही कुछ अनिश्चितता मतलब जिसको अनिश्चितता को मान लिया हमने डेल्टा एक्स, स्थिति के विनिर्देश, और कुछ अनिश्चितता डेल्टा पी संवेग। ये जो है डेल्टा एक्स जो है विनिर्देश है, और जो स्थिति के विनिर्देश, और डेल्टा पी जो है वो संवेग के विनिर्देश में होती है। और ये और तथा डेल्टा जो पी है कि गुणनफल की एक निम्नतर सीमा है होती है। जो एच जो है, एच स्टार जो है वो यहाँ पे सिंबल जो गलत लगा लिया मैंने। ये जो यहाँ पे ये ऐसा दिख रहा है ना, ये है सही, क्योंकि मैं इसको सही कर देता हूँ। अब आपको सही से दिख रहा होगा। हाँ, जैसा कि आपको दिख रहा है जो एच स्टार है वो एच स्टार नहीं, एक्चुअली यही है जो यहाँ पे बना है। ये जो है ये इसका जो है सेम हमने इसको दर्शाया है। तो ये एच बराबर कितना हुआ, इस एच के बराबर हुआ एच बटा मतलब उसके सिंबल के बराबर हुआ h/2 पाई की कोटि की होती है। अर्थात जो है डेल्टा एक्स गुना डेल्टा पी किसके बराबर होती है, तो एच क्यू का जो है इसके बराबर होती है, जो है इनके गुणनफल के बराबर होती है। जो एच क्यू का जो डंडा है से हमने इसको दर्शाते हैं, और जिसको सीमा भी बोलते हैं। और ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है h/2 पाई, इसके बराबर होती है। जो आगे पढ़ते हैं, समीकरण 11.12 इस संभावना की अनुमति देता है कि डेल्टा एक्स शून्य हो, परंतु तब डेल्टा पी को होना होगा। क्यों होना चाहिए, कि जिससे कि गुणनफल शून्य ना हो। अगर डेल्टा एक्स शून्य होगा तो डेल्टा पी को अनंत होना होगा, तो यदि डेल्टा पी शून्य होगा तो डेल्टा एक्स को अनंत होना होगा। क्यों, कि जिससे गुणनफल शून्य ना हो। समानतया दोनों डेल्टा एक्स तथा डेल्टा पी शून्य नहीं होते, जिससे कि उनका जो है गुणनफल, रुकिए जरा मैं इसको सही कर देता हूँ। तो शून्य नहीं होता, जिससे कि उनका गुणनफल जो है एच की वजह सिंबल है इसके कोटि का हो। समझ गया। तो दोनों शून्य, उनका गुणनफल जो है वो कभी भी शून्य नहीं होता है, जिससे कि गुणनफल जो है एच डैश जीरो जीरो ना हो, किसी ना किसी कोटि का हो।
तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा द्रव की तरंग प्रकृति, और उसको अच्छे से कंप्लीट किया। तो यहाँ तक की एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिएगा, सारे फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिएगा, सारे ग्राफ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और कल हम पढ़ेंगे द्रव की तरंग प्रकृति को कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा सा और टॉपिक रह गया है, बस थोड़ा सा, जिसको हम अगले लेक्चर में बस कंप्लीट कर देंगे। बस थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, तो तरंग प्रकृति जो है कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम आगे देखेंगे हम क्या पढ़ेंगे। तो कल हम बस इसको कंप्लीट कर देंगे, तो कल का जरूर लीजिएगा। और अभी तक जितनी हमने एनसीईआरटी कर दी है वो पढ़ के आइएगा। और जो है डायग्राम जो है, जितने भी ग्राफ मैंने आपको चित्र जितने दिखाया वो चित्र पढ़ लीजिएगा, और ग्राफ जो है समझिएगा, समझ के पढ़ लीजिएगा, बना के देख लीजिएगा, और सारे फॉर्मूले पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेना, अगली क्लास में जो मैं पढ़ाऊंगा उसकी भी रीडिंग लगा के आना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अगली वीडियो अगले लेक्चर में। तब तक लेके टाटा बाय बाय, और पढ़ के जरूर आइएगा।